अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल की जो हमारी बुक है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आई थी कि मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कराऊं कोर्स, तो चैप्टर नंबर 2 को आज हम देखते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल के नाम से है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो कौन सी टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेसिस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही क्यों है, तो इस थ्योरी और एक्सप्लेनेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये डिस्कस करते हैं कि रिपोर्टिंग फंक्शन क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स टू रिपोर्ट, एनालाइज एंड लीड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। बेसिक हमारा मकसद क्या है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को प्लान करते हैं, प्लान अहेड करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं। और फिर कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या है, हम चेक करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की है अगर उसमें कोई डेविएशंस हैं, उसमें कुछ डेफिशिएंसीज आ गई हैं, तो उनको हम कंट्रोल करें और एफिशिएंसी को हम ज़्यादा करें, एफिशिएंसी को हम बढ़ाएं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेजर जो एम होता है वो इस बात पे होता है कि किस तरह से हम फाइनेंशियल जो डेटा है उसको हम गैदर करें, जो कॉस्ट से रेलिवेंट है उसको फिर हम एक रिपोर्ट की फॉर्म दें ताकि वो एनालिसिस के लिए आसान हो। और वो एनालिसिस हम किस लिए यूज़ करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी के लिए। तो देखते हैं कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जिसमें फाइनेंशियल डेटा हो। स्टेटमेंट वो है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको गिवन होगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपने उस फाइनेंशियल डेटा को डालना है ताकि आप उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकें। तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में या कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो बहुत बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कौन सी हम यूज़ करते हैं। तो जो वाइडली यूज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है वो है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है दैट इज कि बैलेंस शीट इज अ पिक्चर ऑफ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक डेट। किसी भी स्पेसिफिक डेट पर एक बिजनेस जो है वो हमें क्या पिक्चर दे रही है, उसका क्या स्टेटस है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसके पास लाइबिलिटीज उस पर कितनी है, वो ऑनर की अपनी इक्विटी कितनी है, कितना उसने डेट लिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बैलेंस शीट से मिलती है। बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ करंट एसेट्स होते हैं जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट, इन्वेंट्री। तो ये कुछ करंट एसेट्स हैं हमारे पास। इसी तरह से लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। इसके अलावा जो फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ये सारी जो है हमारी फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आती हैं। इसी तरह से लाइबिलिटीज हमारी कितनी है और ऑनर ने अपना इसमें कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट दे रही होती है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि एक स्पेसिफिक डेट पे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दे रही होती है। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट जैसे नाम से जाहिर है ये हमें इनकम का बता रहा होता है कि जितने भी ऑपरेशंस इस कंपनी के हुए हैं उसमें इस कंपनी को इनकम कितनी हुई है। तो एक स्टेटमेंट जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रही होती है उसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इसका फॉर्मेट जो बेसिक फॉर्मेट है, जो वाइडली यूज्ड फॉर्मेट है वो क्या है कि सेल्स, चूंकि हमारे पास रेवेन्यू है तो हम सेल्स को लिख लेते हैं, उसमें से हम लेस करते हैं किस चीज़ को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कॉस्ट का वो हिस्सा है जो चीज़ें हमने सेल आउट कर दी, जो गुड्स हमने सेल आउट कर दिए हैं, यानी सेल्स से हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट हुई है उन रेवेन्यू जनरेशन के अगेंस्ट हमारे पास एक्सपेंडिचर उन गुड्स पे कितना हुआ है, इससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये सिर्फ सेल्स और सीजीएस की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन फिर हमने अदर एक्सपेंसेस भी इसमें से लेस करने होंगे जैसे कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, तो तब हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा या जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो आएगा। तो ये हमारा जो इनकम स्टेटमेंट है उसकी लोग कुछ ऐसे होती है बेसिक। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा इसमें मटेरियल है कि कितना मटेरियल
यूज हुआ मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, तो इसका प्रॉपर फॉर्मेट ये है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी जो इन्वेंट्री हमारे पास रह गई मटेरियल की वो हम माइनस कर लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड का मतलब है कि ये मटेरियल का एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंडिचर है। जब हम इसमें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को ऐड करते हैं तो दोनों मिला के हमारे पास बनता है प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब हम अप्लाई करते हैं, जिसको हम FOH इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं, तो ये तीनों मिला के जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाती है। फिर हम इसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको, और लेस करते हैं इसमें से वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर इसमें हम फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। लेकिन जो फिनिश गुड्स जो हमारे पास रह गए हैं इन्वेंट्री, उसको जब हम माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास CGS यहाँ पे फिनिश हो जाता है, CGS की स्टेटमेंट यहाँ पे फिनिश हो जाती है, बट समटाइम्स जो है ओवर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे पास होता है या अंडर अप्लाइड ओवरहेड होता है, तो वो भी हम इसकी एडजस्टमेंट इसमें जब कर लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल आ जाता है। बट नॉर्मली जो हमारा CGS का फॉर्मेट है वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसमें जो मेन एलिमेंट्स है वो मैं एक बार फिर आपको बताऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। तो इसमें एक है हमारे पास रॉ मटेरियल, दूसरा है डायरेक्ट लेबर, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या जिसको FOH कहा जाता है, चौथा हमारे पास एलिमेंट होता है इसमें वर्क इन प्रोसेस का, और पांचवा एलिमेंट इसमें होता है फिनिश गुड्स का। तो इस तरह से ये प्रॉपर फॉर्मेट में जब हम ये डेटा डाल देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये बन जाता है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।